उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी देने वाला राज्य बना है पिछले 8 वर्ष में। आप याद करिए, आज के दिन पे हमारे 16 एयरपोर्ट, जिनमें 4 इंटरनेशनल हैं और बाकी 12 डोमेस्टिक हैं, ये सभी आज के दिन पे फंक्शनल हो चुके हैं, जहां एयर कनेक्टिविटी है। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में देने जा रहे हैं, जो इसी वर्ष फंक्शनल होने जा रहा है। आप याद करिए, कार्गो की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के साथ साथ बेहतरीन सुविधाओं से युक्त होगा। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोगों ने यहां पे अन्नदाता किसानों की भी व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है। आज आप देखते होंगे, किसान, अन्नदाता किसान है, सड़क अपने खेतों में आग नहीं लगाता है। 122 चीनी मिलों का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है आज के दिन पे। कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। जब हम लोग आए थे 2017 में, चीनी मिल का बकाया 10 वर्ष पुराना भी था। 10 वर्ष पुराने से चीनी मिलों का भुगतान बकाया था, और आज 122 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो चीनी मिलें 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। यह परिवर्तन है। कहां 10 वर्ष और कहां 3 से लेकर 7 दिन का समय। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने 8 वर्ष में 2,80,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में किया है। अगर 1996 से 2017 के बीच में हम देखेंगे, इन 22 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है, उससे भी 60,000 गन्ना मूल्य का भुगतान अतिरिक्त हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में ही गन्ना किसानों को किया है। यानी यह चेंज है, यह परिवर्तन है। पहले लोग यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते थे। मुझे याद है, जब 2017 में मुझे दायित्व दिया गया, मैं आया, 1 सप्ताह के अंदर ही मेरे पास सैमसंग आ गया था बाइंड अप करने के लिए। टीसीएस आ गया था बाइंड अप करने के लिए। मुझे सीधे टाटा सन्स के चेयरमैन से बात करनी पड़ी थी। सैमसंग से बातचीत करने के लिए मुझे अपने औद्योगिक विकास मंत्री को भेजना पड़ा था कि भाई जाइए, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्यों नहीं आप उनकी बात को सुनते हैं, समाधान का रास्ता अपनाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम आपको देख के नहीं बंद कर रहे हैं, हमें इतना प्रताड़ित किया जा चुका है पिछली सरकारों के समय में, अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारी स्थिति नहीं है, हमारा मैनेजमेंट तैयार नहीं हो रहा है। हमने कहा, बदल चुकी है, प्रताड़ना आपकी हुई होगी, लेकिन जनता ने उन्हें बदल दिया है, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अब तो आप कम से कम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यहां आइए, यहां रहिए। और मुझे, यानी आज आप देखते होंगे कि सैमसंग भी अपना यहां पे निवेश किया है, उसने नया निवेश भी यहां पे किया है। टीसीएस ने अपना एक्सपेंशन किया है, अन्य तमाम उद्यम यहां पर आए हैं, और पिछले 8 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज हम काम कर रहे हैं। निवेश मित्र के नाम पर सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है, जिसके माध्यम से 500 से अधिक क्लियरेंस हम एक साथ उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। एमएसएमई जो यूपी का मर चुका था, दम तोड़ चुका था, उसको पुनर्जीवित करते हुए 96 लाख यूनिट और उसके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई और उन्हें 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। एमएसएमई यूनिट को स्थापित करने के लिए 1000 दिन तक किसी भी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रोविजनल हब दे देंगे। आप अपना यूनिट को लगाइए, चालू करिए, और इस दौरान अपना एनओसी की प्रक्रिया को आप पूरा करिए। कोई बाध्यकारी नहीं। अनावश्यक रूप से प्रताड़ना के जितने भी थे रिफॉर्म किए गए, लेबर लॉ में रिफॉर्म किए गए।
आज भी मैं इस बात को देखता हूं, इंडस्ट्री में कहीं कोई डिस्टरबेंस है और कानपुर को तबाह करने वाला वह गिरोह फिर से कहीं सक्रिय दिखता है, मैं सबसे पहले वहां के डीएम और एसपी से बोलता हूं, मैंने कहा भी तुम सो रहे हो या कहीं जाग रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो सबसे पहली मार पड़ेगी वहां के काम करने वाले कार्मिकों पर, वहां पे जो लेबर काम कर रही है उस पर एक मार पड़ेगी। क्यों उनके पेट पे लात मारने देते हो किसी को? कार्रवाई करो इन लोगों के खिलाफ, संवाद बनाओ। आज परिणाम आपके सामने आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। मुझे याद है एक सज्जन से मैं जब 2018 के इन्वेस्टर समिट के पहले मुंबई गया था रोड शो के लिए, तो उस रोड शो में मुंबई के एक उद्यमी से मैंने कहा आप भी यूपी में आइए। उन्होंने कहा यूपी में? तो मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने कहा यूपी में? तो यूपी, उन्होंने कहा यूपी में? मैंने कहा हाँ। तो हंसे और जोर से, कहा आज तक मैं यूपी गया नहीं हूं। मैंने कहा आप आइए। उन्होंने कहा साहब यूपी में? तो उनका श्वास थोड़ा लंबी श्वास चलने लगे। तो मैंने कहा भी क्यों आप यूपी के नाम से डर रहे? कहा वहां सुरक्षा है। तो मैंने कहा भी मैं वहां पे हूं, आपको लगता है क्या सुरक्षा नहीं थी क्या? कहा नहीं, मैं ही तो आपसे पूछ रहा हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि वे जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2020 में, देखिए मैं 17 और 18, 17 के अंत में मैं गया था, नवंबर दिसंबर का महीना रहा होगा। 18वें फरवरी में हमारा पहला इन्वेस्टर समिट था और 2020 में वही नवंबर, यानी लगभग 3 वर्ष के बाद उनका फोन एक दिन आया मेरे पास कि मैं यूपी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान मैं वहां से मुंबई से आ नहीं सकता हूं, कैसे होगा? तो मैंने कहा आना तो पड़ेगा लैंड तो देखने के लिए, आपके लोग आके देख लें, आपको बता दें। उन्होंने कहा और कोई विकल्प? मैंने कहा ड्रोन सर्वे कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए भी उत्सुकता थी कि इन्होंने मुझे मना किया है और अब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हैं, तो आखिर कोई बात तो होगी। और मुझे उनको किसी भी स्थिति में लेके आना था कि आप आइए देखें पहले। उन्होंने कहा साहब कोरोना है। मैंने कहा आपके लोग होंगे? उन्होंने कहा है, लेकिन और क्या हो सकता? मैंने कहा ड्रोन से सर्वे आप करके ले लीजिए, हम अथॉरिटी को बोल दे रहे हैं। मैंने विभाग से कहा, मैंने कहा भी इन लोगों को लैंड दिखवाओ, आवश्यकता पड़ती ड्रोन सर्वे करवा देना, ड्रोन से वे देखना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो देखें अपनी सुविधा के अनुरूप। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने ड्रोन से सर्वे किया, देखा, एमओयू किया, उनका इन्वेस्टमेंट का भी कार्य प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं शिलान्यास आप कर लें, भूमि पूजन। मैंने कहा कर लेंगे। उन्होंने कहा लेकिन कोविड के नाते मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा भी मैं ऑनलाइन कर दूंगा, वर्चुअली कर दूंगा। उन्होंने किया। पहले चरण में उन्होंने 4000 करोड़ का निवेश यहां पे किया। निवेश करने के बाद वो मेरे पास आए एक दिन, तब तक कोविड समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं उद्घाटन आप कर देते। मैंने कहा बन गया? उन्होंने कहा हाँ मेरा वो बन चुका है। मैंने कहा मैं बनाता हूं कार्यक्रम। उनका निमंत्रण पत्र छपा तो उसमें लोकल हमारे मिनिस्टर का भी नाम नहीं था और उनके लोकल एमपी एमएलए का नाम भी नहीं था। तो मैंने कहा यार हमारे लोकल एमपी एमएलए को भी बुला देते तो अच्छा रहता, सभी लोग आ जाते। कहा साहब यहाँ लोकल, यहाँ पे एमपी एमएलए रहते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे चुना गया हूं? अरे मुझे विधायकों ने ही चुना है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कहा साहब वो भौचक थे। खैर उन्होंने कहा, मैंने कहा दूसरा निमंत्रण पत्र छप सकता है? उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। खैर उन्होंने वो किया। खैर उद्घाटन हुआ, उद्घाटन का कार्यक्रम अच्छा हुआ। उद्घाटन के बाद उनका बहुत अच्छा चल रहा है।
जब मैं 2023 के रोड शो के लिए मुंबई गया और वहां उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, तो उनको बोलने का मौका मिला। तब उन्होंने कहा कि सचमुच इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन कोई आज के दिन पे है तो यूपी है। इसलिए है क्योंकि मैं जब इन्वेस्टमेंट के लिए गया था तो मुझे लगा था कि साहब मैं कहीं और करता तो लोकल दादा हो जाते हैं, लोकल तमाम अन्य लोग हो जाते हैं। जो लोग, कोई कहता है कि साहब काम करने के लिए मेरे लोग काम करेंगे, कोई कहता है साहब फलाना ठेका हमारे लोगों को दो, फलानी चीज हमारे लोगों को दे दो। का यूपी में मेरा प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है, मेरी यूनिट फंक्शनल हो चुकी है। अब तक पिछले 3 वर्ष में कोई भी व्यक्ति मेरे पास कभी पूछने के लिए नहीं आया इस बारे में कि भाई कैसे तुम हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। और जो धारणा यूपी के बारे में हमारे मन में थी वह सचमुच आज मैं साबित कर चुका हूं कि निवेश का सबसे सुरक्षित गंतव्य कोई हो सकता है तो उत्तर प्रदेश हो सकता है। और आज मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं, यूपी इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। और आप में से मैं फिक्की से भी कहूंगा, हमारी जो स्टेट यूनिट फिक्की के है वो इस बात को जानती होगी कि उत्तर प्रदेश इस समय अपने एक्सप्रेस वे पर लैंड बैंक बना रही है, बहुत बड़े लैंड बैंक को आगे बढ़ा रही है। लगभग 30,000 एकड़ लैंड बैंक हम लोग केवल अपने एक्सप्रेस हाईवे पे तैयार कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और भी लिंक एक्सप्रेसवे पे भी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर के बीच में एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद होते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी हम इस लैंड बैंक को तैयार कर रहे हैं, जिसमें से 30,000 एकड़ का एक बड़ा लैंड बैंक हमारे पास आ चुका है, जिसमें से 4,000 का हम आवंटन भी कर चुके हैं। और इसके साथ ही झांसी और कानपुर के बीच में बीडा के नाम पर एक नया औद्योगिक शहर बसाने की कार्रवाई भी चल रही है। यह लगभग 57,000 से लेकर 60,000 एकड़ क्षेत्रफल में यह नया औद्योगिक शहर बस रहा है। 25,000 एकड़ से अधिक लैंड अब तक हमारे पास आ चुकी है। वहां पे बेहतरीन कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट भी वहां देंगे, सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर देंगे। आप लोग एक बार अवलोकन करें, तीसरा सिक यूनिट जितनी भी यूपी के अंदर थी, उन सिक यूनिट को रिवाइव करने या फिर वहां पे नई यूनिट लगाने की कार्रवाई को भी उत्तर प्रदेश सरकार उस दिशा में भी कार्य आगे बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ा रही है। नए नए फील्ड में नए इन्वेस्टमेंट की नई गारंटी यूपी के अंदर मिल रही है और उसी प्रकार की सुविधाएं। कोई अनुमान करेगा यूपी के अंदर 2017 के पहले कोई यूनिट पहले तो आती नहीं थी, अगर बाई चांस कहीं से आ भी गई तो इंसेंटिव नहीं मिल पाता था। हमें आज भी देना पड़ रहा है। यानी 2007 में, 2012 में, 2016 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा किया भी था, उनको कभी उनका इंसेंटिव नहीं मिल पाया था जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के तहत की भी थी। मैं आया तो जैसा डर रहा होता नौकरशाही का, वैसे उसको पलटा जा रहा था कि साहब ये कभी मिलता थोड़े, तो घोषणाएं हैं सरकार की। आपने कहा क्या अभी घोषणा का कोई महत्व नहीं है क्या? ये होना है, गवर्नमेंट कोई भी रही हो और सरकार की जवाबदेही होती है, राज्य की जवाबदेही होती है, वह इंसेंटिव मिलना चाहिए उद्यमी को। जिसके प्रति हमारी वचनबद्धता है उस वचन को हर हाल में निभाना चाहिए और उसको हम लोगों ने निभाने की कार्रवाई की। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोगों ने 2017 के पहले तो किसी को नहीं मिली थी, लेकिन 2017 से लेकर 23 तक जितना भी निवेश के, औद्योगिक निवेश के इंसेंटिव दिए थे हम लोगों ने,
उससे भी अधिक। अकेले इस वर्ष हमने 4,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बांटा है उद्यमियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश किया था। और लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की जो घोषणाएं होंगी, सरकार ने जो वायदे किए हैं, उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आप देश भर से आए हैं। मैं बोलूंगा स्वाभाविक रूप से मैं तो यूपी के बारे में ही बोलूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं और एक सामर्थ्य से भरा हुआ राज्य है यूपी। आपने देखा होगा कितना, जब हम लोग महाकुंभ के लिए वहां प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे थे, हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं ये बहुत विरोध कर रहे थे। क्या सरकार का काम कुंभ करना है? क्या सरकार का काम अनावश्यक रूप से पैसा बहाने का है क्या? ऐसी टिप्पणी करते थे। मुझे हंसी भी आती थी इन लोगों पर और दया भी आती थी। इनको मौका मिला, इन्होंने कुछ नहीं किए, लोग कर पाए। लेकिन आज हम कर रहे हैं तो इनको इसमें भी बुरा लग रहा है। और लगभग 7,500 करोड़ रुपए सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के महाकुंभ के आयोजन के साथ खर्च किया था। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प हुई, प्रयागराज की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया। हमें मालूम था जनता के प्रति देश का विश्वास, उत्तर प्रदेश की जनता और देश का जो विश्वास आज सरकार के साथ, डबल इंजन सरकार के साथ जो जुड़ा है, बड़े पैमाने पे श्रद्धालु आएंगे, बड़े पैमाने पे श्रद्धालु आएंगे। कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग की गई, पूरी सरकार ने मिलकर के तैयारी की। एक एक व्यक्ति की जवाबदेही तय की गई, हर विभाग अपने स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई दिया। और मैं तब भी बोलता था कि महाकुंभ का मतलब अब केवल प्रयागराज नहीं होगा, महाकुंभ का मतलब काशी भी होगा, विंध्यवासिनी धाम भी होगा, अयोध्या भी होगा, चित्रकूट भी होगा, नैमिषारण्य भी होगा, गोरखपुर भी होगा, मथुरा वृंदावन भी होगा, सुख तीर्थ भी होगा। और मैं जहां पूछता था हर दिन, मुझे इस दौरान प्रयागराज में तो काफी बार जाने का अवसर मिला था, बाकी अन्य जगहों पर अयोध्या इस दौरान 2 बार मुझे जाना पड़ा था और काशी 1 बार जाना पड़ा था। लेकिन अन्य जगहों पर भी हमने पहले से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कहीं मुख्य सचिव को, कहीं पर अन्य अधिकारियों को भेज करके, मंत्रियों की टीम को भेज करके वहां व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने कहा था। और आप आश्चर्य करेंगे कि जहां भी मैं फोन से बात करता था, जहां भी फोन से बात करता था, हर एक जगह यही समाचार मुझे मिलता था कि साहब भीड़ है, अनुशासित है, कहीं कोई समस्या नहीं। पूरा पैक था, क्या विंध्यवासिनी धाम, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या गोरखपुर, क्या चित्रकूट, क्या नैमिषारण्य, प्रयागराज तो था ही। प्रयागराज में तो भीड़ थी ही, देश और दुनिया की। यानी भारत के अंदर की किसी भी राज्य की नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको इन रूट्स पे दिखाई दिखती थी, और नेपाल और भूटान की गाड़ियां भी दिखाई देती थी जो यहां पे फ्रीक्वेंट चलती थी, जिन्होंने आकर के महाकुंभ का आनंद भी लिया और महाकुंभ के इस आनंद के साथ बिजनेस को भी बढ़ाया, हर एक सेक्टर में बिजनेस को बढ़ाया। जो वहां गया उसको उस प्रकार की सुविधा मिली, उस प्रकार का आनंद की अनुभूति भी हुई। तो उत्तर प्रदेश की उस सामर्थ्य को दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, और वही सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी है। मैं आज के इस अवसर पर, जब आप अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित हुए हैं, आप सबसे आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश के इस जो हम लोगों ने एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया है इन्वेस्टमेंट का, और डबल इंजन सरकार होने का जो लाभ
प्रत्येक इन्वेस्टर को प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक उद्यमी ले रहा है, उत्तर प्रदेश का हर व्यापारी ले रहा है। इसमें आपकी रुचि उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बड़ी मदद कर सकता है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिन कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है, जो मैंने पहले भी कहा, आज देश के अंदर सबसे अधिक ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाला राज्य है, सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस रखने वाला राज्य है, लैंड बैंक बेहतरीन लैंड बैंक के साथ काम करने वाला है, इन्वेस्टर फ्रेंडली 33 यूपी की जो पॉलिसीज हैं ये भी आपके पास आज के दिन पर हैं। इस किसी भी सेक्टर में आप जहां भी आप देखेंगे, जहां भी आपको उचित लगता हो आप देखें उन सभी क्षेत्रों में, और निश्चित ही भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में इस गाथा को आगे बढ़ाने में आपका यही सकारात्मक सहयोग हमें फिर से प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपकी इस नेशनल एग्जीक्यूटिव के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये तस्वीरें लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी तरफ से संबोधन दिया गया, कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया, बकाया पेमेंट को भी जल्द से जल्द पूरा कराया। हमारी सरकार में किसान भी खुश हैं। फिक्की की कार्यकारी समिति की बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। किसानों की हर समस्याओं पर ध्यान दिया गया।